राम मंदिर की चोरी की कहानी सिर्फ 2 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये मामला बढ़ते बढ़ते हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बिना एफआईआर दर्ज किए ही एसआईटी का गठन किया गया। जिस एसआईटी का गठन किया गया वही बाद में एफआईआर दर्ज करने की बात करने लगी। बिना एफआईआर दर्ज किए तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनकर रह जाएगी। सबसे चौंकाने वाला मामला यह था कि एक जमीन केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और केवल 10 मिनट के अंदर ही उसे 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आइए आज के इस वीडियो में राम मंदिर से जुड़े पूरे विवाद और उस पर लगे आरोपों को विस्तार से समझते हैं। इस पूरे मामले की चर्चा तब शुरू हुई जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। इसके बाद ये पूरा मुद्दा देश में चर्चा का केंद्र बन गया। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। राम मंदिर में प्रतिदिन 8 लाख से 13 लाख रुपए तक का चढ़ावा आता है। हालांकि त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह नंबर 50 से 60 लाख रुपए तक भी पहुंच जाता है। केस को मंदिर में रखे गए डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। पूरे मंदिर में कुल 35 डोनेशन बॉक्स मौजूद है। इसके बाद डोनेशन बॉक्स में जमा हुए कैश को पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर तक पहुंचाया जाता है। ये सेंटर मुख्य मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। इसी सेंटर की बेसमेंट में एक डेडिकेटेड काउंटिंग रूम बना हुआ है, जहां डोनेशन बॉक्स से आए कैश की काउंटिंग होती है। कैश काउंटिंग का काम 2 शिफ्टों में होता है। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलती है और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 8 बजे तक होती है। काउंटिंग पूरी होने के बाद कैश को बैंक के बॉक्सेस में रखा जाता है। इसके बाद ये पूरी राशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है, जिस ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद किया था। इस ट्रस्ट को राम मंदिर के मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। राम मंदिर ट्रस्ट की संरचना एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह की गई थी, जहां पर गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल नहीं था। ऑन पेपर तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट ही था, इसलिए इस पर आरटीआई नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन अगर आप इस ट्रस्ट के मेंबर को देखें तो ज्यादातर मेंबर्स का संबंध आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से रहा है। इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर है, जिसमें से 12 को सीधे गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। अनिल मिश्रा और कृष्ण मोहन भी ट्रस्ट के मुख्य मेंबरों में से थे। इस ट्रस्ट में अनिल मिश्रा मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेशन, केस काउंटिंग एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम देखते थे। चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ही तैयार किया था। ट्रस्ट बनने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने करीबी लोगों की ट्रस्ट में एंट्री करानी शुरू कर दी थी। राम शंकर यादव यानी टिन्नू यादव चंपत राय के खास लोगों में से एक था। पहले वो उसका ड्राइवर भी था। बाद में चंपत राय के कहने पर वो मंदिर की सारी व्यवस्थाएं भी संभालने लगा, जैसे वीआईपी विजिट से लेकर कई अहम जिम्मेदारियां भी संभालता था और उसके पास डोनेशन बॉक्स की चाबियों तक का भी एक्सेस था। जब मंदिर के अंदर दान की मात्रा काफी बढ़ गई, ट्रस्ट ने केस काउंटिंग की जिम्मेदारी एसबीआई को सौंपी। इसके बाद एसबीआई ने काउंटिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को नियुक्त किया।
अब सवाल यह उठता है कि जब यहाँ पर चेकिंग की मल्टीपल लेयर्स मौजूद थी तो फिर चोरी हुई कैसे? जब कैश काउंटिंग किया जाता था तब नोटों की गड्डियों के 10 बंडल बनाने होते थे, लेकिन हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर दी जाती थी और रिकॉर्ड में 10 बंडल ही दिखाए जाते थे, जबकि बाकी गड्डियां बाद में आपस में बांट ली जाती थी। वो गड्डियां बनाते थे और गड्ढियों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्डियां तक उसको बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। दूसरे रूल्स की बात करें तो एम्प्लॉयज के लिए ड्रेस कोड तो बनाया गया था, लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करता था। एम्प्लॉयज बिना चेकिंग के अंदर बाहर आ जा सकते थे। सीसीटीवी होने के बावजूद भी उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। जिन पर आरोप लगे उन लोगों की बात करें तो अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, क्रोनेश पांडे और राम शंकर मिश्रा शामिल थे। इन सभी बातों की पुष्टि उस समय के अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने भी की थी। उसके बाद उल्टा महिपाल सिंह को ही उसके पद से हटा दिया गया और सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया। तब मैंने बात चंपत राय जी को और गोपाल जी भाई साहब को बताई थी। उसके बाद मेरे से वो सारी गणना प्रक्रिया है उससे मुझे आउट कर दिया गया। मेरी जगह दूसरे आदमी को बुलाया गया और उस दूसरे आदमी को लाने से पहले सीसीटीवी फुटेज जो है 7-8 महीने की वो सारी डिलीट की गई। मामला सामने आने से करीब 3 महीने पहले एसबीआई ने डोनेशन काउंटिंग करने वाले स्टाफ को बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन बैंक के सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने कर्मचारियों को नहीं हटाया। जब बैंक ने खुद कहा था तो फिर उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जिनकी मंथली सैलरी 20,000 की थी वे करीब कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। टीनू यादव के पास 50 करोड़ के आसपास की एसेट का पता चला। अनुकल्प मिश्रा ने कौशलपुरी में करीब 65 लाख का घर लिया और अपने गांव में फार्म हाउस तक बनवाया। लवकुश मिश्रा ने अपना घर बनवाया और उसके घर से करीब 10 लाख रुपए केस भी मिले। ट्रस्ट बनने के बाद 2020 में हुए एक प्राइवेट ऑडिट ने दावा किया कि मंदिर का मैनेजमेंट हाईली अनप्रोफेशनल था और रिकॉर्ड रखने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इसके अलावा कई लोगों का कहना था कि उन्होंने भी चांदी और अन्य कीमती दान किए थे, लेकिन बदले में उन्हें कोई रिसिप्ट नहीं दी गई थी। मुंबई के बिजनेसमैन अनिल विश्वकर्मा का दावा है कि उन्होंने 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका भेंट की थी, लेकिन उन्हें उनकी कोई रिसिप्ट नहीं मिली। 26 जनवरी 2021 को राजू मनवाणी ने पूरी सिंधी कम्युनिटी की तरफ से ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को टोटल 200 किलो चांदी की 200 ईंटें सौंपी थी। बताया जाता है कि उन्हें भी उनकी कोई रसीद नहीं मिली। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के समय देश भर के व्यापारियों ने राम मंदिर को 60 किलो चांदी की ईंटें भेजी थी। बाद में उनका भी कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया। शिवसेना के संजय राउत ने भी दावा किया है कि चांदी की ईंट और 1 करोड़ का डोनेशन देने के बावजूद भी उन्हें कोई रिसिप्ट नहीं मिली। और यहाँ सिर्फ दान ही नहीं बल्कि मंदिर निर्माण में भी घोटाले के आरोप लगे। सबसे बड़ा सवाल जमीन के सौदों पर उठा, जहां कुछ लोगों ने सस्ती जमीन खरीद कर उसे ट्रस्ट को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच दिया गया। एक मामले में तो दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने तो करीब 2 करोड़ की जमीन खरीदी और केवल 10 मिनट के अंदर उसे 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ये पूरा मुद्दा तब सामने आया है जब यूपी इलेक्शन करीब 6-7 महीने दूर है। आखिरकार जब जनता और अपोजिशन पार्टी की तरफ से प्रेशर बढ़ा तब जाकर एसआईटी का गठन किया गया। 3 मेंबर एसआईटी के हेड लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने अपनी रिपोर्ट यूपी सीएम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंप दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंपी जा रही है, जो खुद पहले ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो मेंबर रह चुके हैं। पूर्व कार सेवक संतोष दुबे, जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में एल.के. अडवाणी के साथ मेन एक्यूज्ड रह चुके थे, आज वही ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का भी दावा है कि
आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी, जिसमें मंदिर कंस्ट्रक्शन, जमीन और चढ़ावे के बड़े स्तर पर स्कैम होने की बात कही गई थी। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में, राम मंदिर में हो रहे घोटाले के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने अपने बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र तक कह दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। अगर भगवान श्री राम को सोना, चांदी और वैभव ही चाहिए होता तो वे कभी वनवास का मार्ग नहीं चुनते। इसलिए मंदिर में कभी भी डोनेशन नहीं देना चाहिए। पता नहीं आपका पैसा किस फ्रॉडस्टर के पास जा रहा है।